अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है चैप्टर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। इसके जो है वो तमाम एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आपको चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। सही है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि 8 हैं, ये चल भी रहे होंगे जो कि चैप्टर के एंड में है। और याद रखना, इससे न्यूमेरिकल पेपर में ज़रूर आएगा, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। और बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, आसान है अगर जस्ट कॉन्सेप्ट समझ लोगे। नहीं समझोगे तो फिर रट्टा लगाना बहुत मुश्किल है इन न्यूमेरिकल्स का। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर भी करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस को आप प्यार से CRQs कहते हो और लॉन्ग को ERQs। अच्छा, डेरिवेशंस भी करा दूंगा, डेरिवेशंस भी हैं कुछ, वो भी करा दूंगा। डायग्राम्स वगैरह भी बनाई हुई हैं, फॉर्मूलाज भी सही से गाइड कर दूंगा। तो यार परेशानी नहीं होगी इस वीडियो के बाद, ठीक है। चलो, और हाँ यार एक और बात कहूँगा कि देखो इस पूरी बुक के ना नोट्स बन गए हैं। सिर्फ 200 रुपये हमने उसकी जो है वो फीस रखी हुई है, 50 रुपये कम कर दिए हैं, ठीक है। जिसमें तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हैं जो बुक में दिए हुए, ठीक है। CRQs में हो, कहीं भी हो वो न्यूमेरिकल, चाहे बुक के एंड में हो या सेल्फ असेसमेंट में हो, वो सब सॉल्व हैं। तमाम CRQ सॉल्व है, यानी पूरी बुक के जो क्वेश्चंस हैं ना वो सॉल्व हैं। यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त है। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना वो भी उसी बुक से। तो एक जस्ट ये PDF ले लो, आपको ना किसी और नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जो है वो अपने न्यूमेरिकल भी सारे समझ सकते हो, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा आपको। और कंप्यूटराइज है तो ऐसा नहीं है कि हैंड रिटन है, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी समझने में राइटिंग को। चलो, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं अपने MCQs से, उसके बाद फिर आगे फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, MCQs इसके ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट बात समझने की कोशिश करना जो मैं बोलूँ ना। MCQs, अच्छा सबसे पहले MCQs देखो, मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं है सिर्फ लिखवा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा आपको। अच्छा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, वो कौन सी प्रॉपर्टी है बॉडी की, बाय विर्चू ऑफ विच इज टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। देखो कह ये रहे हैं भाई, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो बॉडी को जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाती है और ओरिजिनल साइज में लाती है जब आप इसे जो है वो स्ट्रेच वगैरह करते हो या इसे कंप्रेस करते हो। तो आपको सीधी सीधी बात समझ में आ रही है, ये इलास्टिसिटी की बात हो रही है, ठीक है। इलास्टिसिटी में ही ऐसा होता है ना कि आप चीज़ को मोड़ तो लेते हो, लेकिन जैसे ही छोड़ते हो वो अपनी ओरिजिनल साइज में और ओरिजिनल शेप में आ जाती है। जैसे सिंपल आपके पास एक रबड़ बैंड है, उसकी ओरिजिनल शेप देखो बगैर कोई फोर्स लगाए, फिर उस पर फोर्स लगाओ, जैसे ही फोर्स को हटाओगे रबड़ बैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? सिंपल बात हो गई, ए, इलास्टिसिटी। सिंपल बात हो गई, कोई परेशान होने वाली टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेंथ आर कॉल्ड। ज़रा समझो, सबसे पहले समझो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ मतलब होती है डिफॉर्मेशन। इसको ना हम ऐसे ईटा के सिंबल से कर रहे होते हैं। ये होता है आपके पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, LO लिखते हैं ओरिजिनल लेंथ को, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी जो है इनमें से खासियत है मटेरियल की, जो कि मटेरियल में क्या करती है कि लार्ज स्ट्रेंथ लेकर आती है। यानी सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेंथ आर कॉल्ड, यानी डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि आप जो है वो स्ट्रेच करो और चीज में ज्यादा डिफॉर्मेशन है, ज्यादा खिंचे, तो वो कब होगा? मटेरियल किस टाइप का होगा? तो जब आपके पास उसे जरा सा भी खींचोगे तो उसमें ज्यादा जो है वो चेंज आएगा या ज्यादा डिफॉर्म होगा। तो बिटल का मतलब होता है जैसे कांच आपका बिटल होता है, नजर तो वो सख्त आ रहा होता है लेकिन जरा सा पत्थर मारो या कुछ करो टूट जाता है, ठीक है। नॉर्मल कांच की बात कर रहा हूँ। डक्टाइल यानी ऐसा मटेरियल जिसको पीट पीट कर आप बिल्कुल तार बना लो, या फिर सोने का वर्क देखा है कितना पतला होता है, लेकिन इतना मामूली सा सोना लोगे उसे पीट पीट कर इतना बड़ा कर लेते हो आप, तो ये डक्टाइल क्या होता है उससे। प्लास्टिक आ गया और एलास्टोमर। तो यहाँ पर ना एलास्टोमर है, एलास्टोमर में यही होता है ना, ज़रा सी फोर्स लगाओ कितना खिंच जाता है। भाई कोई इलास्टोमर चीज़ है, ज़रा सी फोर्स लगाओ कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, कितना ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है, वापस छोड़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इधर आपको याद रखनी है, और इसी से सारे कॉन्सेप्ट और डाउट आपके जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। कोई आपको ज़्यादा आगे की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा।
और हाँ, एक बात मैं आपको कहूँगा, ये जो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, इसको आपने अपने ना जहन में रखना है, क्योंकि ये आगे भी हमारे पास यूज़ होंगी। अच्छा, अब आ जाओ तीसरे MCQs की तरफ चलते हैं। इफ़ अ लोड इज़ इंक्रीज, एक समझ लो आपके पास एक चीज़ है, समझ लो ये एक आपके पास इस तरह से एक रेक्टेंगल में कोई मटेरियल है, इसके ऊपर लोड आपने इंक्रीज किया, ठीक है, बियॉन्ड द पॉइंट, इतना इंक्रीज किया कि एक पॉइंट के बाहर चले गए। अब वो कौन सा पॉइंट है अभी आगे पता चलेगा। द स्ट्रेंथ इंक्रीज रैपिडली, याद करो हमने पीछे एक ग्राफ पढ़ा था, याद करो पीछे हमने एक ग्राफ पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि फ्रैक्चर पॉइंट क्या है, ठीक है, और इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिसिटी यानी हमारा जो इलास्टिक पॉइंट है, कहाँ तक जो है वो मटेरियल इलास्टिक बिहेव करेगा, और उसके बाद ये उसी की बात कर रहे हैं। तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर अगर आप जो है वो लोड को इंक्रीज कराओ तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आती है। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, नहीं बल्कि ग्राफ नहीं है यहाँ, ग्राफ इधर नहीं है, देखो। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ वर्बली कि ये कौन सा पॉइंट है, ताकि आपको ना याद आ जाएगी बात, ठीक है। हमने पढ़ा था, तो ये हमारे पास जो है वो यील्ड पॉइंट था। यील्ड पॉइंट पे क्या हो रहा था, मैं आपको बता देता हूँ यील्ड पॉइंट पे हो क्या रहा था। यील्ड पॉइंट पे आप ज़रा सा स्ट्रेस लगा रहे थे, ठीक है, ज़रा सा स्ट्रेस लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही थी। स्ट्रेस आप बहुत छोटा सा लगा रहे थे, ठीक है। यील्ड पॉइंट पे क्या हो रहा था, स्ट्रेस आप बिल्कुल थोड़ा सा लगाते थे, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ रही होती थी। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर आके ना जो मटेरियल होता था वो खिंच जाता था, बहुत ज़्यादा खिंचने की वजह से ज़रा सा भी फोर्स लगाते थे तो मटेरियल में डिफॉर्मेशन बहुत हो जाती थी। यील्ड पॉइंट याद रखना वो, ठीक है। चलो 4, द रेसिप्रोकल, ये तो सिंपल वाली बात है, अभी ये आप न्यूमेरिकल में भी यूज़ करोगे। जो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी जब बल्क मॉडुलस समझा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग, इनमें से 3 स्टेटमेंट आपको दी हुई है, कौन सी रॉन्ग है आपने ये बतानी है। हाँ 3 ही दी हुई है, 3 दी हुई है, 4, 3 दी हुई है। तो मैं डायरेक्ट आपको उसी स्टेटमेंट पे ले जाता हूँ जो रॉन्ग है, क्योंकि बाकी तो हमारे पास सही है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्विस्ट अ लॉन्ग रोड, क्या कह रहे हैं कि जो अगर लंबी रॉड है ना उसको ट्विस्ट करना मुश्किल है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई लंबी रॉड है उसको आप इजीली ट्विस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको इसकी वजह पता है कि उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई रॉड बहुत लंबी है, आपने अगर पट्टी वगैरह खेली हो तो वो होती तो मेटल की रॉड है, लेकिन आप ज़रा सा भी इसको दबाओ तो वो पूरा लचीलापन आ जाता है उसके अंदर, लंबा होने की वजह से। तो अगर कोई चीज़ साइज़ में लंबी है ना तो उसको ट्विस्ट करना आसान है, जबकि ये कह रहे हैं मुश्किल है। मुश्किल नहीं, आसान होता है, आपने करा भी होगा ये काम। तो इसका जो सही है वो हमारे पास, मतलब इसका जो गलत है वो हमारे पास है ए हमारे पास गलत है, ठीक है। डायरेक्ट बता दिया मैंने ताकि ना टाइम सेव हो जाए थोड़ा। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रॉपर्टी इज कन्फर्म बाय। देखो मेटल आपको पता है गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी मेटल में से हीट भी आसानी से पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी। आपने कभी ये चीज़ शायद आजमाई हो कि प्लेट का अगर आप एक हिस्सा गर्म करोगे तो पूरी प्लेट गर्म हो जाती है जल्दी से। आप लोहे का चम्मच हो आपके पास या स्टील का हो, आप उस स्टील के चम्मच को अगर उस पर रख दो, क्या कहते हैं, आग पर, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि स्टील का आगे वाला हिस्सा गर्म होगा, थोड़ी देर बाद ये वाला हिस्सा खुद ही गर्म हो जाएगा। जबकि अगर कोई मेटल, कोई आप इंसुलेटर लोगे, जैसे कि लकड़ी ले लो, तो अगर यहाँ पर आग भी लग गई है ना तो भी ये गर्म नहीं होगा, ये ठंडा ही रहेगा। आपने माचिस की तीली जलाते हो, आग ऊपर की तरफ चल रही होती है माचिस की तीली में, लेकिन ये हिस्सा ठंडा होता है जिससे आप आगे आग लगा देते हो आगे। तो यार ऐसी कौन सा बॉन्ड होता है मेटल के अंदर जो उसको उसके अंदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट लेकर आता है? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड अब क्या है इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ये बता देता हूँ, इसमें क्लाउड होता है। मेटेलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड फॉर अ मेटेलिक क्रिस्टल, आपके पास एक मेटेलिक क्रिस्टल है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड बॉन्ड इज, अच्छा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में होते हैं, सॉरी बॉन्ड बोल दिया, बैंड है ये। देखो आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर है
तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? कंडक्शन बैंड में होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड में होंगे, या देयर आर नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। देखो यार, मेटेलिक क्रिस्टल है तो इसके पास जो है ना डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब आपको पता है भाई मेटल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं इजीली रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, हमने बैंड थ्योरी में इस बात को देखा भी था, तो ए आएगा। मेटल में या मेटेलिक क्रिस्टल में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से गुजार सकते हो मेटल में से। द सेमीकंडक्टर हैव रेजिस्टिविटी। देखो हमने 3 मटेरियल पढ़े थे, बेसिक मटेरियल। एक पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। देखो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा थी। यहाँ देखते हैं रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा थी। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा मैं उसे ऊपर रखूँगा। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा थी। सबसे कम रेजिस्टिविटी कंडक्टर की थी। मगर सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो इंसुलेटर से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, सॉरी, इंसुलेटर से ज़्यादा नहीं होती, हाँ ठीक है, और कंडक्टर से कम नहीं होती, दरमियान में लाई कर रही होती है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर है ना। देखो सेमी का मतलब क्या, कभी कंडक्टर है कभी नहीं है। तो यानी ये बात तो कंफर्म है कि इसकी रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास कंडक्टर से तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर से कम होगी जब भी दरमियान में लाई कर रहा है। इसका हमारे पास है ए। चलो आई होप ये समझ में आई हो आपको। 9 का करते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस जिसको एक्सटर्नल फील्ड में अगर आप रखो तो वो मैग्नेटाइज हो जाए और फील्ड खत्म करने के बाद भी मैग्नेटाइज रहे, इसे हम फेरोमैग्नेट सब्सटेंस कहते हैं। बिकम अ परमानेंट मैग्नेट, फेरोमैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, उसकी वजह आपको पता है कैसे। व्हेन इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज अब मैग्नेट बनता कैसे है ये भी तो बताओ। देखो मैग्नेट इस तरह से बनता है कि जो आपके पास डोमेन होती है फेरोमैग्नेट में, डोमेन दिखा देता हूँ बना के ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ लो ये एक फेरोमैग्नेट है, पता कैसे चलेगा कि इसमें ये डोमेन होंगी, इस तरह से डोमेन होंगी। अब इस डोमेन में मौजूद होंगे हमारे पास पोल्स। ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो सारे पोल एक लाइन में आ जाएंगे, इस तरह से होता। तो ये बात किसने लिखी हुई है? ऑल द डोमेन गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में सब आ जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को हम समझ चुके हैं पहले ही डिटेल में, याद रखना। तो ये ए है इसका जवाब, इसका भी ए। अच्छा बी, डोमेन आर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। आइडेंटिफाई मेथड टू डीमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेट। सिंपल है, आपके पास मैग्नेट है उसको डीमैग्नेटाइज करना है, फेरोमैग्नेट है उसको डीमैग्नेटाइज करना है। कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप उसको हीट कर उस पर हैमरिंग कर उसको जो है वो एक्सटर्नल फील्ड में लाकर अगेंस्ट डायरेक्शन में कर सकते हो। तो ये किस में लिखा हुआ है? बाय हीटिंग, बाय हैमरिंग, बाय स्पिनिंग इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये हमारे पास बी है। चलो ये हो गया, और मैच कर लेते हैं। ए डी बी, ए सी, ए बी। चलो सही है, समझ आ गए। अब आओ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चलो बस इसी तरह मैंने आपको उम्मीद है सारी चीज़ें समझानी है, आपको उम्मीद है समझ भी आएगी बात। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर्स को ज़रा सही से समझना। ये वाला हिस्सा जो है ना बोर्ड का, इसके ऊपर मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा और यहीं पे सारी चीज़ें लिख करता रहूँगा। चलो सबसे पहले हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 सही, बल्कि 2 भी, 1 और 2 बहुत टू द पॉइंट आंसर दिए हुए हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे भी नहीं जाते हैं। अगर पूछे भी जाएँ तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि एक क्वेश्चन होता है पेपर का, वो कहीं से भी बन सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर बहुत छोटा है, लेकिन बाकी आंसरों की लेंथ सही है, सिर्फ जितने पूछा गया था उतना बता दिया। Why are the spring made of steel and not of copper? स्प्रिंग को स्टील से क्यों बना रहे हैं, कॉपर से क्यों नहीं बना रहे हैं? देखो भाई, हम स्प्रिंग को उस मटेरियल से बनाएंगे जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, स्टील ज़्यादा लचीला होता है, इसीलिए स्टील से बना रहे हैं। स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन कॉपर। सही है, कॉपर इलास्टिक नहीं है, वो टूट जाएगा ज़्यादा अगर उसको हम मोड़ेंगे, तो इसीलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आपको पता है।
ठीक है। द ब्रेकिंग फोर्स फॉर अ वायर इज एफ। एक वायर को ब्रेक करना है तो एफ फोर्स लगानी है। वट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स फॉर टू पैरेलल वायर। तो दो वायर के लिए फोर्स कितनी होगी? एक वायर के लिए एफ है तो दो वायर्स के लिए कितनी होंगी? तो देखो भाई सिंपल है, अगर एक वायर को तोड़ने के लिए आपको 10 न्यूटन लगाना पड़ रहा है, अब एक दो वायर हो जाए, देखो इसको इस तरह समझो, ये एक वायर को आपने तोड़ना था तो आपको 10 न्यूटन की फोर्स लगानी थी। अब इसी तरह का एक और इसके ऊपर आ गया तो अब कितनी लगानी होगी? 20, है ना, डबल फोर्स, क्योंकि दो हो गए तो क्या हो गया? 2F। बस यही तो बताना है आपको, इसको इतना सिंपल सा है। देखो यहाँ लिखा हुआ व्हेन टू वायर ऑफ द सेम साइज आर सस्पेंडेड पैरेलल देन द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ ईच वायर बीइंग F। हर वायर के लिए आपको F फोर्स लगानी है, दोनों मिलकर 2F बनेंगे, ठीक है। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो आपने डिफरेंस बताने हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगला जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, सेमीकंडक्टर के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरा है सेमीकंडक्टर के बगैर, बल्कि सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं पढ़ी। तो वहां पर ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बहुत डिटेल में आएगा। इस चैप्टर में भी था, टॉपिक था इस चैप्टर में, ये नहीं बोलना नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ था। लेकिन आगे इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने अभी तक, मुझे याद है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट अभी तक आपको दिया नहीं है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या। लेकिन समझ लो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें आपने कोई भी मिलावट नहीं करी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इम्प्योर। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आपके पास स्टील है, मैंने उसमें अपनी मर्जी से गोल्ड डाल दिया, तो आप बोलोगे सर स्टील की वैल्यू बढ़ गई, जबकि मैंने स्टील को इम्प्योर कर दिया, ठीक है, इम्प्योरिटी डाल दी। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जो कि सस्ता है, मैंने उसमें गोल्ड डाल दिया, तो आप बोलोगे सर मेरा एलिमेंट महंगा हो गया। नहीं, मैंने उसमें इम्प्योरिटी डाल दी है, ये बात याद रखना। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब है इम्प्योरिटी मिलाना, यानी दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाने की कोशिश करना। अच्छा, लो कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी और इसी तरह और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को बहुत डिटेल में ले जाके समझाऊंगा। ये 50-60 मिनट का टॉपिक है, ये सिर्फ ये दोनों, क्योंकि सिर्फ कह के नहीं समझा सकते, पूरा दिखाना पड़ेगा कि हो क्या रहा है पीछे। आप लोग टेंशन ना लो। अच्छा, अब ये एक छोटी सी ना डेरिवेशन टाइप चीज़ है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड पे नहीं कराऊंगा, जस्ट समझा दूंगा। आपके पास सोल्यूशन मौजूद है बराबर में, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा तीसरा सवाल हो गया, गलती से हमने नंबरिंग नहीं करी, तो दूसरा हमारा, चौथा हमारा आ जाएगा। अ वायर इज रिप्लेस बाय अनदर वायर ऑफ सेम लेंथ। एक वायर था, खराब हो गया या कोई भी बात हो गई, आपने उस वायर को निकाल के दूसरा वायर लगा दिया, ठीक है। अब उस वायर की कंडीशन देख लो। अ वायर इज रिप्लेस बाय अनदर वायर ऑफ सेम लेंथ। जो दूसरा वायर आपने लगाया उसकी लेंथ सेम है, एंड मटेरियल बट ऑफ ट्वाइस द डायमीटर, और मटेरियल भी सेम है मगर डायमीटर जो है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो वायर लगाया नया वायर, उसकी लेंथ तो सेम थी मगर उसका डायमीटर बड़ा निकला, ठीक है। यानी आपने बड़ा तार लगा दिया, लाके डायमीटर बड़ा है, इससे क्या मुराद है, ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये डायमीटर बनता है, ये तो लेंथ है, ये तो सेम आ रही है दोनों की, ऊपर नीचे चेक करोगे तो, ठीक है। और डायमीटर ट्वाइस हो गया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, अब क्या इफेक्ट होगा हमारे पास, एक क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज इन इट्स लेंथ अंडर अ गिवन लोड, बेयर मैक्सिमम लोड विच इट कैन बी बेयर। मतलब चलो इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। देखो एक कंडीशन ये बनेगी कि इंक्रीज इट्स लोड अंडर अ गिवन लोड, सॉरी, इंक्रीज इन इट्स लेंथ अंडर अ गिवन लोड। क्या उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी लोड पड़ने पर, या मैक्सिमम लोड विच इट कैन बेयर। तो देखो बी वाला इसका सही होना चाहिए। अब देखो इसकी पूरी डेरिवेशन हुई है और डेरिवेशन होकर फिर इसको प्रूफ करा है। अच्छा, दोनों प्रूफ करने बल्कि, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो है वो यंग मॉडुलस लगाया। यंग मॉडुलस, फिर हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेंथ क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, तो वो लिख दिया। फिर डेल्टा एल निकाल लिया, फिर डेल्टा एल को जो है वो डी ए पुट किया। ए क्या पुट करा हमने, ए पुट किया हमने, ए हमारे पास होता है बेसिकली पाई आर का स्क्वायर होता है, सही है। मैं इसे पूरा नहीं करा रहा, उसकी वजह ये है कि इसकी वजह ये है कि भाई ये आप खुद भी कर सकते हो समझ के।
अब आर किसके बराबर होता है? डायमीटर के हाफ के, है ना, ये बात हमें पता है। तो डी का स्क्वायर अपॉन 4, ये एरिया आ गया। अब एरिया को पुट कर दिया वहाँ पर हमने, ठीक है, डेल्टा एल के अंदर। तो फिर एरिया को पुट करके सब्सिट्यूट करा दिया, ये हमारे पास एल प्राइम आ जाएगा इस तरह से। सही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इसका सोल्यूशन बराबर में है, आपको समझ में आ सकता है इजीली। सिर्फ ये वाला नहीं करा रहा, बाकी आगे वाले करा दूंगा। अच्छा, दूसरा भी फिर इसी तरह से हुआ हुआ, उसको भी आप देख सकते हो, दूसरा भी चल रहा होगा, बी वाला पार्ट। ये एक एकदम से आ गया, मैंने कहा ये आप लोग इजीली कर लोगे, न्यूमेरिकल टाइप ही है बेसिकली। लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं सिर्फ इसी एक टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। सही है, मैं कमेंट देख लूँगा आप लोगों के, सिर्फ इसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी न्यूमेरिकल जितने भी हैं वो सारे मैं कराऊंगा, उसके ऊपर टेंशन नहीं लेना। मुझे लग रहा है मुझे शायद करा ही देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि आपको समझ ही ना आ रहा हो। आई थिंक इतना तो शायद आपको मुश्किल नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, पांचवा सवाल ये है, सैंड डस नॉट पजेस एनी डिफाइंड शेप। सैंड को कह रहे हैं, यानी रेत को कह रहे हैं कि उसका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता, यानी आप उसको अपने हाथ में लो तो वो आपके हाथों से निकल जाती है जैसे पानी निकल जाता है। तो ऐसा क्यों है? एनी डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम, और उसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता खास। हाँ, जिस चीज़ में से डालो वो उसका वॉल्यूम ले लेगी। स्टिल इट इज़ सॉलिड, मगर फिर भी वो सॉलिड है। उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई डिफाइंड शेप नहीं है, और उसकी कोई जो है वो फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। जो कि सॉलिड का तो ऐसा होता है ना, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम, लेकिन सैंड का नहीं है, फिर भी सैंड सॉलिड है। क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज सम स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। देखो, अब वो बोल रहे हैं भाई इसकी डिफाइंड शेप इसलिए नहीं है क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स के दरमियान कुछ स्पेस होता है। जैसे सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल ऐसे ऐसे मिले हुए होते हैं, लेकिन सैंड के पार्टिकल में कुछ गैप्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका डिफाइंड शेप नहीं आ रहा होता। सो इट डज नॉट पजेस द डिफाइंड शेप। बात क्लियर है। सैंड इज अ टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर सॉलिड, सॉरी ग्रेनुलर सॉलिड, ट्रायंगुलर बोल दिया, ग्रेनुलर सॉलिड, ग्रेनुलर यानी जिसमें ज़र्रात वगैरह हो। एंड द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल इज ग्रेटर इन कंप्रेशन टू द सॉलिड पार्टिकल्स। इनके दरमियान जो है वो बहुत छोटी जगह मौजूद होती हैं पार्टिकल्स के दरमियान, इसलिए इनका शेप डिफाइन नहीं हो रहा होता। अच्छा, इस 6 देख लेते हैं आप अपना। स्पेसिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व। हमने स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व पढ़ा था, जिससे हमें बहुत सारी डिटेल्स मिल रही थी, पॉइंट्स मिल रहे थे, उसी की इंपॉर्टेंट बतानी है कि वो क्यों पढ़ा था आपने। द स्पेस स्ट्रेंथ कर्व प्रोवाइड डिज़ाइन इंजीनियर विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। देखो, जब स्ट्रेस और स्ट्रेंथ कर्व पढ़ते हो तो उससे हमें क्या पता चलता है इंजीनियर को कि यार कितनी फोर्स लगेगी, यानी कितनी स्ट्रेस लग रही होगी। स्ट्रेस क्या होती है याद रखना, स्ट्रेस आपके पास होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर नहीं है ये, फिर बोल रहा हूँ, प्रेशर आप इसको सॉलिड उसके केस में कहते थे, फ्लूइड के केस में, लिक्विड और गैस के केस में। यहाँ पर इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पे इसे बोला जाता है स्ट्रेस। प्रेशर नहीं कह देना, क्योंकि फॉर्मूला प्रेशर का भी यही सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो हम कर्व पढ़ते हैं ना, इससे इंजीनियर्स को बहुत सारे पॉइंट समझने में मदद मिलते हैं, बहुत सारे पैरामीटर, जैसे इलास्टिक पॉइंट क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट क्या है, सेकंड यील्ड पॉइंट क्या है। इससे फिर मटेरियल का बारे में पता चलता है कि मटेरियल कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है और कितना अच्छा मटेरियल है। अच्छा, आप 7 करते हैं। वाई लिक्विड डज नॉट पजेस रिजिडिटी। लिक्विड में रिजिडिटी क्यों नहीं होती, मतलब लिक्विड ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई वो अपनी शेप को चेंज ना करे। देखो सिंपल है यार, सीधा सीधा कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो इसलिए लिक्विड अपने आप को रिजिड नहीं कर पाता। जैसे बर्फ़ आपने देखी होगी ना, सख्त हो जाती है, लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं होता। लिक्विड हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होती है। आप इंटरमोलिकुलर फोर्स कम क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर है। करीब करीब होते तो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होती तो करीब करीब हो जाते, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ और फर्दर डिवाइड मतलब डिफाइन हुई भी है। अच्छा, अब 8 वाला करते हैं।
गिव एप्लीकेशन ऑफ क्यूरी पॉइंट। देखो हमने क्यूरी पॉइंट पढ़ा था। क्यूरी पॉइंट क्या बताता है कि एक खास टेम्परेचर बताता है कि अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा आपने किसी मटेरियल, किसी फेरोमैग्नेट का टेम्परेचर किया, फॉर एग्जांपल समझने के लिए 800 टेम्परेचर है, अगर 800 से आपने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया मैग्नेट का तो अब मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर 800 से कम टेम्परेचर रखा तो वो मैग्नेट रहेगा। ये बताता है क्यूरी पॉइंट। तो क्यूरी पॉइंट अगर हमें पता चल जाए किसी मटेरियल का या किसी मैग्नेट का, तो हम क्या करेंगे, हम उसको उस टेम्परेचर पे नहीं जाने देंगे, ठंडा रखेंगे ताकि वो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज ना हो जाए। या फिर जहाँ पे डीमैग्नेटाइज कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम इतना टेम्परेचर ले आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मेटेलिक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस और मैग्नेटिक रिफ्रिजरेशन, टेम्परेचर सेंसर और परमानेंट मैग्नेट, बहुत सारे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको परमानेंट मैग्नेट के तौर पे भी। अच्छा, अब अपने नवा क्वेश्चन करते हैं। ये CRQs चलने हमारे, ठीक है। व्हाट आर अमॉर्फस मटेरियल। अमॉर्फस मटेरियल क्या होते हैं? देखो अमॉर्फस मटेरियल वो होते हैं जिसमें कोई रेगुलरिटी ना हो। एक तो क्रिस्टल हो गए, क्रिस्टल के अलावा जो मटेरियल है वो अमॉर्फस है, यानी जिसमें कोई रेगुलरिटी ना हो, पता नहीं चल रहा हो कि शेप क्या है। मतलब शेप पता नहीं चलने से मुराद ये है कि कोई पीरियोडिसिटी ना मिल रही हो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में। याद होगा आप लोगों ने सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ाया था मैंने। तो देखो लिखा हुआ अभी, अमॉर्फस मटेरियल आर सॉलिड। ये होते सॉलिड ही हैं, ये लिक्विड गैस नहीं है, ये सॉलिड ही हैं। मगर इनकी जो इंटरमोलिक्यूलर शेप, मतलब इनके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर लेवल पे अगर हम जाके देखें, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जाकर हम देखें अरेंजमेंट को, तो उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा। जैसे क्रिस्टल में पैटर्न होता है ना कि क्यूब्स बने हुए होते हैं, या जो भी कोई पैटर्न एक होता है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। क्रिस्टल में इस तरह के पैटर्न आपको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अमॉर्फस में नहीं होते। अमॉर्फस में रैंडमली जो है वो बने मौजूद होते हैं एटम। आप शेप उसको, उसका जो पीरियोडिसिटी है वो नहीं बता सकते। तो यही लिखा हुआ है ग्लास, ये सब अमॉर्फस होते हैं। सेमीकंडक्टर भी अमॉर्फस होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपना सेक्शन ERQs वाले पे, जो कि हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है। मुझे ऐसा फील हो रहा है यार, मुझे ना आपको वो डेरिवेशन करा देनी चाहिए थी। आप लोग बोलोगे आप तो वैसे सब कुछ कराते हो, लेकिन देखो मैंने सोल्यूशन अभी भी उसका आपको दे दिया। ऐसा नहीं है कि उसका सोल्यूशन भी नहीं दिया, बस मैंने उसे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो मैंने इसलिए उसका सोल्यूशन चला दिया आपके लिए। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर नहीं समझ में आए तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये तक भी मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ कि जो भी बस समझ नहीं आ रही, कुछ भी मसला हो रहा है, आप बोलो सर ये नहीं है समझ में आया, मैंने कहा चलो यार कराते हैं आपको ये चीज़ भी, ठीक है। एक्सप्लेन फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। देखो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हमने पढ़ा था ना, जो हमें बताता था कि मटेरियल ब्रिटल होगा तो किस तरह का होगा। बराबर में देखो चल भी रहा है। मटेरियल जो है वो डक्टाइल होगा तो किस तरह का ग्राफ आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब मैं समझा चुका हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में 2-3 बच्चों ने कहा सर आप क्वेश्चन आंसर्स मतलब डिटेल एक्सप्लेन नहीं दे रहे, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। अब देखो वो मैं कैसे दूँ, ये तो मैं आधे घंटे के लेक्चर इसी पे तो अपलोड करे मैंने, जब जाके तो ये करा रहा हूँ मैं। तो अब दोबारा वही चीज़ मैं सेम समझाऊँ जबकि वो मटेरियल मौजूद है। बस आपने ये करना होता है, आपने लिखना है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ एमी इंग्लिश सेंटर, पूरा लेक्चर आ जाएगा, एक एक पॉइंट समझाया उसमें। यहाँ टाइम सेव करना पड़ता है क्योंकि न्यूमेरिकल कराने होते हैं। तो समझ गए ना फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ क्या मदद करता है आपको, मटेरियल की ब्रिटलनेस के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताता है। और प्लास्टिक मटेरियल आपको पता है ज़रा सी फोर्स लगाने पे भी कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। ये पूरा यही लिखा हुआ है। अब ब्लू लाइन क्या है, ग्रीन लाइन क्या है, पर्पल लाइन क्या है और रेड लाइन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है, लिखा हुआ भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, मैंने कहा था ना डेरिवेशंस भी हैं इसके अंदर, तो वो अब आ गई है। ड्राइव रिलेशन फॉर यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। मैंने शुरू में भी कहा था यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस समझ लो। यंग मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और शेयर मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब इसके नाम से ही वाजे हो गया, यंग मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी आप जब किसी चीज़ को खींचोगे तो उसमें कितना डिफॉर्म आएगा या वो कितना रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को, ये यंग मॉडुलस है। शेयर मॉडुलस, आप जब उसकी जो है वो एंगल को तब्दील करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल एक चीज़ यूँ है आपके पास, एक डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाओगे परपेंडिकुलर, यूँ मोड़ोगे उसको, तो अब इसने अपनी जगह को तब्दील कर लिया ना, यहाँ एंगल बन गया, इतनी लेंथ को तब्दील कर लिया। ये आपके पास शेयर मॉडुलस। जब आप उसको दबाओगे तो बल्क मॉडुलस आएगा।
अब डेरिवेशंस तो इसकी हम कर चुके हैं, उसमें मसला नहीं है। फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। स्ट्रेस आपको पता है F अपॉन E, स्ट्रेंथ आपको पता है डेल्टा L अपॉन L, और फिर फॉर्मूला सेट करा दो। यही फॉर्मूला आगे भी यूज होगा। शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेंथ, बस शेयर का बड़ी इजाफी कर दो, स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम रहेगा F अपॉन E, और स्ट्रेंथ का भी सेम रहेगा। डेल्टा L की जगह अब डेल्टा X हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ये वाली है, ये वाली है, ठीक है। बाकी यंग मॉडुलस भी होना चाहिए था ना, नहीं बल्कि यंग मॉडुलस नहीं, उन्होंने वो नहीं बोला, बल्क मॉडुलस नहीं मांगा यहाँ पे, सिर्फ 2 ही मांगे थे, मैंने 3 बता दिए। चलो अच्छी बात है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, ग्लासी, अमॉर्फस। देखो 4 बेसिक आपने पढ़े ना, एक आपने पढ़ा क्रिस्टल, एक पढ़ा अमॉर्फस, एक पढ़ा ग्लासी, एक पढ़ा प्लास्टिसिटी यानी पॉलीमेरिक। चारों में जो डिफरेंसेस है वो आपने बताने क्रिस्टल में। और ये बेसिकली ये वही चार्ट है जो आपको बुक में दिया हुआ है। मैं एक पढ़ देता हूँ, एटॉमिक अरेंजमेंट पढ़ देता हूँ। मैंने कहा था ना रेगुलर पैटर्न होता है उसके अंदर, क्या कहते हैं, क्रिस्टल के अंदर। अमॉर्फस में कोई पैटर्न नहीं होता, और ग्लास में रैंडम पैटर्न होता है, थोड़ा थोड़ा पैटर्न मिल रहा होता है। और पॉलीमेरिक में चेन होती है, ठीक है, चेन होती है। मैं फिर कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना, मैं पूरा ये समझा चुका हूँ, एक एक चीज़ आपको डिटेल में ले जाके। आप खुद बताओ यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूँ या ये एक्सप्लेन करूँ। सॉरी बच्चों। 4 तीसरा हो गया हमारा। डिस्क्राइब द एनर्जी बैंड इन सॉलिड। देखो ये टॉपिक ना ज़रूर सर्च कर लेना, कोई भी ना सर्च करो लेकिन ये कर लेना, एनर्जी बैंड एमी इंग्लिश सेंटर, ठीक है। एनर्जी बैंड इन सॉलिड एमी इंग्लिश सेंटर, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। मैं समझा देता हूँ फिर भी। देखो आपके पास जो है वो 3 बैंड है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, सॉरी 2 बैंड है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक गैप है जिसे हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। अब इसके पीछे क्या साइंस है, क्या वजह है, ये हम समझ चुके हैं। एटम की किस तरह से जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन इन बैंड को लाने में, ये भी हम समझ चुके हैं। फॉरबिडन गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान का एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। ये याद रखना, जब इनसे एनर्जी गैप भी कहते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड, कंडक्शन बैंड, और फिर उसकी एग्जाम्पल वगैरह दी हुई है, सही है। तो स्टूडेंट अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। डिस्क्राइब सुपर कंडक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये आपने बताना है। तो क्या यार, सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिसके अंदर ना रेजिस्टेंस नहीं होती, वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से अपने अंदर से पास करने देता है। सुपर कंडक्टर बनाने की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो उस कंडीशन को हमें पूरा करना होता है, फिर जाके हमारे पास सुपर कंडक्टर बनता है। और माइजर इफेक्ट हमने भी थोड़ी टाइम पहले पढ़ा था, आपको याद होगा माइजर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें सुपर कंडक्टर के बारे में लिखी हुई हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बहुत सारे किस्म के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर, एमआरआई मशीन में सुपर कंडक्टर यूज़ हो रहा होता है। आपके पास जो ये ट्रेन चलाने का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना, कि ट्रेन आपके पास ज़मीन से ऊपर उठी हुई होगी। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा, सर ये ट्रेन ज़मीन से ऊपर कैसे हो सकती है, तो वहाँ पे भी सुपर कंडक्टर लगेगा, वो माइजर इफेक्ट यूज़ होगा उधर, ठीक है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हम बहुत इसको समझ चुके हैं। मैं ज़रा इसी को एक्सप्लेन करने गया ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर। अच्छा, सुपर कंडक्टर और एमआरआई की जो, मतलब आपको पता है भाई एमआरआई सुपर कंडक्टर की मदद से बन रहा है, यानी एमआरआई मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है और एप्लीकेशन है, ये आपने बतानी है। तो भाई सबसे पहले तो एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी आपके जो सर है उसकी इमेज बनाना, यानी अंदर झांकना आपके सर के, ये एमआरआई है। अब इसी तरह से फिर हमें एमआरआई बनाने के लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं सुपर कंडक्टर और दूसरी चीज़ों को, वो यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है। चलो पढ़ देता हूँ। एमआरआई स्कैनर प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ऑफ द टिश्यूज़ इनसाइड द बॉडी। अच्छा, ब्रेन के लिए भी ये यूज़ हो रहा होता है एमआरआई, और जिस्म के लिए भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन यानी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एमआरआई एक न्यू टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है। मेडलेव ट्रेन सिस्टम, ये बुक में लिखा हुआ है आपके, ये भी एक एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर की।
सुपर कंडक्टिविटी और इस तरह से। अच्छा, अब आते हैं 7वां, हिस्टेरिसिस लॉस। देखो हिस्टेरिसिस लॉस बता देता हूँ क्या होता है। जब आप एक मटेरियल को मैग्नेट बनाते हो, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाते हो, मैग्नेटाइज करते हो, फिर दोबारा डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, तो एक लॉस होता है एनर्जी का, उसे बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। सही है। और एक ग्राफ भी बनता है जिसे हम हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टेरिसिस लॉस लिखा हुआ है, फिर नीचे इसके बारे में इम्पैक्ट लिखे हुए हैं, मिनिमाइजिंग हिस्टेरिसिस लॉस लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ 8वां, सिंथेसाइज हिस्टेरिसिस लूप। अब हिस्टेरिसिस लूप बताना है भाई। देखो हिस्टेरिसिस लूप आपको ये बताता है कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करोगे, फिर जब उसे डीमैग्नेटाइज करना चाहोगे तो फिर आपको नेगेटिव में एक्सटर्नल फील्ड देनी पड़ेगी दोबारा डीमैग्नेटाइज करने के लिए। यानी मैग्नेटाइज करने के बाद अगर एक्सटर्नल फील्ड ज़ीरो कर भी दी तो भी आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज ही रहेगा। यानी आपने मटेरियल को मैग्नेटाइज किया, एक्सटर्नल फील्ड को ज़ीरो कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड को ज़ीरो करने के बाद भी मटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, वो मैग्नेटाइज ही रहेगा क्योंकि वो फेरोमैग्नेट है। डीमैग्नेटाइज करने के लिए नेगेटिव में फील्ड देनी पड़ जाएगी। चलो, यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। 10 क्वेश्चन दिए हुए, 9-10 क्वेश्चन। डिस्कस एनर्जी बैंड एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब देखो बैंड हमने पीछे पढ़ लिए थे और उनकी क्लासिफिकेशन भी देख ली थी, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन गैप, उसी को यहाँ मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बदनोई क्वेश्चन है। आई होप ये सारे मैं एक साथ चला दूँ, लिख लेना आप लोग इसके आंसर्स को। ठीक है, चलो अब अपने न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, जो कि हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है और ज़्यादा टाइम हमारा भी इसी में जाएगा, उसको लिख रहने देते हैं। अच्छा, अब बल्कि एक काम कर लेते ना, हम बोर्ड को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है ना ज़्यादा जगह आ जाए, हम ईज़िली अपने न्यूमेरिकल्स को कर सकें। वरना पता है मसला ये बनता है कि फिर ना न्यूमेरिकल करते वक्त जगह कम पड़ती है हमें। आई होप स्ट्रेट लाइन बनी हो, काफ़ी हद तक स्ट्रेट ही है, चल जाएगा ना इतना स्ट्रेट लाइन। चलो सबसे पहले न्यूमेरिकल समझते हैं। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरह से, तो आप लोगों को समझने में मुश्किल नहीं होगी इतनी ज़्यादा। अच्छा, पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है, द लीड इन पेंसिल। देखो ये एक पेंसिल का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये ख़ास पेंसिल की बात कर रहे हैं। वो किस तरह की पेंसिल मैं बताता हूँ। कभी आपने पेन नुमा पेंसिल देखी है? शायद आपने ख़रीदी भी हो। यहाँ पर इसके एक वो लगा हुआ होता है, प्रेस। यहाँ पर इसके एक प्रेस लगा हुआ होता है, यानी आप जब उसे दबाते हो तो पेंसिल की लीड नीचे आ जाती है। याद देखिए ऐसी पेंसिल आपने, वो वाली नहीं, वो जो आप यहाँ से एक निप निकालते हो, यहाँ डालते हो, वो तो ज़िंदगी में हम भी करते रहे बहुत। ये नई वाली पेंसिल है, ये पेन नुमा नज़र आती है, लेकिन यूँ आप दबाते हो जब इसे तो वो लीड नीचे आ जाती है। ये उस पेंसिल की बात कर रहे हैं, यहाँ यूँ प्रेस करोगे। अब देखो क्या कह रहे हैं, द लीड इन पेंसिल इज़ अ ग्रेफाइट कंपोजिशन। अब आपको पता है भाई, ये जो पेंसिल की नोक होती है ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। ठीक है, ग्रेफाइट मटेरियल से बनी हुई होती है। अच्छा, अब उसके बाद देखें क्या कह रहे हैं, विद अब इसका यंग मॉडुलस आपको गिवन किया गया है। हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 1 है। ठीक है, सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, फिर उसके बाद 2 फाइंड लिखो। ठीक है, यंग मॉडुलस यानी वाई क्या वैल्यू दी हुई है, 1 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ। इसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा। अब लेंथ में चेंज कैसे आएगा मैं ज़रा बताता हूँ, वजह बताता हूँ क्यों आएगा। ऑफ द लीड इज एन ऑटोमेटिक पेंसिल इफ़ यू टैप इट स्ट्रेट इनटू द पेंसिल। देखो वो कह रहे हैं जब आप ऑटोमेटिक पेंसिल का मतलब ये है कि ये एक मैकेनिकल पेंसिल है, आप यूँ दबाओगे ना तो इसकी लीड नीचे की तरफ आएगी। तो जब यूँ दबाओगे इसकी लीड नीचे आएगी तो लेंथ में चेंज आएगा, जो आपको नज़र आएगा चेंज आता हुआ, तो वो चेंज आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब इसको आपने प्रेस करना है तो फोर्स तो लगानी होगी, तो फोर्स लगाने के लिए आपको चाहिए 4 न्यूटन, मतलब 4 न्यूटन की फोर्स चाहिए। द लीड इज, जो लीड का डायमीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है, याद रखना ये डायमीटर इन्होंने आगे लिखा हुआ भी, D = अब डायमीटर क्यों दिया हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखो मिलीमीटर। देखो अब आपको ज़रूरत नहीं है कि 1000 से डिवाइड कराओ,
अब आप बड़े लेवल पर आ गए हो, आपको पता है यार ये मिली कितना होता है, 10 की पावर -3। अब प्रीफिक्स याद रखो, अब आप पहले उसको डिवाइड कराओ, फिर उसको जो है वो लिखो, फिर कैलकुलेट करो, तो ये 3-4 स्टेप बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा क्या है, डायरेक्ट आपको पता है प्रीफिक्स कितने के बराबर होता है, मतलब मिली कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -3, तो डायरेक्ट -3 लगा दो, 10 की पावर -3। कैलकुलेशन तो सही होगी ना, और ऊपर से इसकी कैलकुलेशन मजीद एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आगे फिर आपको एक और चीज़ भी दी हुई है, पेंसिल की लंबाई कितनी है, यानी ओरिजिनल लेंथ कितनी है। ओरिजिनल लेंथ है 60 मिलीमीटर। अब अगेन आपको ज़रूरत नहीं है कोई, आप मिली को खोलो, आप 10 की पावर -3 लिख दो, ये लो मीटर हो गया, सब कुछ मिल गया। कैलकुलेशन चलते हैं, बहुत आसान है, आपको तो फॉर्मूला यही वाला लगाना है। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, y = अभी जो हमने ऊपर ड्राइव किया था, FL डेल्टा L मल्टीप्लाई बाय A, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फॉर्मूला है। आपके पास y तो है, वो ये रहा, आपके पास फोर्स भी है, वो ये रहा, आपके पास L भी है, वो ये रहा। ये L का मतलब L0 ही होता है, चाहे तो सिर्फ L लिख लो, चाहे तो सिर्फ L लिख लो, ये L0 एक ही बात है। ये डेल्टा L है, पता नहीं शायद क्या लग रहा हो, ये डेल्टा L है, A नहीं है, A और डेल्टा L नहीं है। डेल्टा L तो निकालना, उसका मसला नहीं है, A नहीं है, ये D A निकालने के लिए दिया हुआ था आपको, फॉर A। अच्छा, अब पेंसिल की अगर मैं निब को बड़ा कर दूं तो वो इस तरह की बने, इस तरह की नज़र आएगी माइक्रोस्कोप में ले जाके अगर देखूं। अब इसको मैं ज़रा यूं है, ये पेंसिल की निब यूं है, मैं आपके सामने यूं रख दूं तो क्या नज़र आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, जो कि क्या नज़र आ रहा है, सर्कल नज़र आ रहा है ना आपको। तो सर्कल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है, πr²। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने का फार्मूला ये होता है ना, πr²। तो एरिया क्या हो गया आपके पास, A = πr²। याद है ना, ये भूले तो नहीं। अच्छा, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो R तो दिया हुआ नहीं है, मगर क्या आपको R और D का रिलेशन नहीं पता, एज वी नो डैट, टेंशन नहीं लो, मैं बहुत डिटेल में ले जाके समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो का मेन पर्पस ही न्यूमेरिकल है मेरा। एज भी जब भी मैंने क्वेश्चन आता है जल्दी जल्दी करा देता हूँ, एज वी नो डैट। तो R = D/2, ठीक है। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने जो है वो आगे यहाँ पर, अब हमने जो है वो आगे यहाँ पे D पुट करना है, चाहो तो यहाँ पुट कर लो या वहीं पुट कर लो। तो R = कितना दिया हुआ था, 0.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2, तो R = अच्छा, अब कैलकुलेट कर लो ज़रा, कैलकुलेट कर लो अपने मोबाइल में। क्या दिया हुआ है, 0.50 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर में ही आएगा, क्योंकि हमने उसे मीटर रखा था। ठीक है, ये 0 बनाया मैंने भाइयों, परेशान नहीं होना। 1 2 3 सही है। बेसिकली ना ये ये रहा है, R = 0.00025। तो देखो 1 2 3 सही। अच्छा, अब इधर पुट कर दो, तो A = 3.142 मल्टीप्लाई R, जो क्या है 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का स्क्वायर, तो ये A आ जाएगा। A डायरेक्ट निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट बना लिया करो इस तरह की कैलकुलेशन के लिए। तो 3 डायरेक्ट पाई रखो, पाई आ गया 0.25 एक्सपोनेंट -3, तो और इसके ऊपर मस्ट स्क्वायर लगा लेना। तो A आ रहा है आपका 1.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर
-7। अब सब ऐसा ही में रखा तो इसमें तो स्क्वायर ही निकल कर आना है। अच्छा, पुट इन इक्वेशन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ये ठीक है। अब ज़रा इसको डेल्टा एल के लिए सेट करा लो, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल नॉट अपॉन डेल्टा एल ए। वो मैंने मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया बीच में से, ऐसे ही पढ़ते आए हो ना। एफ क्या है 4, एल नॉट क्या है 60 मल्टीप्लाई 10⁻³ कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं है। और डेल्टा एल आप निकालना चाह रहे हो, ये क्या हो गया, वाई आएगा। वाई क्या है 1 मल्टीप्लाई 10⁻9। ए क्या निकाला 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। तो डेल्टा एल क्या निकल कर आया, कैलकुलेट कर लो, छोटी वैल्यू आएगी काफ़ी। 4 मल्टीप्लाई 60 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 1.9 एक्सपोनेंट -7। तो आंसर आ रहा है 0.002। मैच कर लेते हैं, सही आ रहा है 0.00126। मुझे उम्मीद है आपकी बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ होगा, उन्होंने ऐसे मिली में लिख दिया होगा। तो 1 2 3 1.26 मिलीमीटर। कोई परेशानी, कोई ऐसी बात जो मेरी बुरी लगी हो आपको? लगने वाली कोई ऐसी बात है भी नहीं। तो ये आ गया आपका आंसर। चाहो तो ऐसे लिख लो, अगर ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। दोनों तरीके से लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। समझ आई बात? आसान था ना, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था ना, जस्ट छोटी छोटी सी चीज़ें आपने समझनी थी। अब यही चीज़ रटने की कोशिश करो तो फिर कितना मुश्किल होगा। चलो अब अपना न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। ये मिटा दिया मैंने आपके लिए। अभी इसको थोड़ी देर में रिमूव कर दूंगा, बल्कि ये इससे रिमूव कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम बनानी है। अच्छा, एक वायर है, अब किस तरह का वायर है वो आगे पता चलेगा तो फिर डायग्राम बनेगी। अब वायर ऑफ 2.2 लॉन्ग, अच्छा चलो वायर है तो इस तरह का ही होगा, बेशक इधर ही बना लेते डायग्राम। वायर है तो ये इस तरह का होगा। अब ये लॉन्ग है यानी इसकी लंबाई दे दी आपको 2.2, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ को अब मैं एल लिख लूँ या एल नॉट लिख लूँ, आप परेशान नहीं होना। 2.2 क्योंकि देखो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नोटेशंस दे देते हैं वो। अच्छा, अब इसका डायमीटर दिया भाई, ये वाला हिस्सा। अब तो डायमीटर समझने में मुश्किल नहीं होगी ना, 2.25। अब देखो ये मिली में दिया हुआ है क्योंकि देखो डायमीटर तो अक्सर लेंथ से छोटा ही होता है ना। 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। व्हेन स्ट्रेच, अच्छा अब वायर को स्ट्रेच कर रहे हो आप, इस तरह का वायर यूँ रखा हुआ है, आपको पता नहीं क्या हुआ, आपने स्ट्रेच करना शुरू कर दिया वायर को, ठीक है। बाय अ वेट, आपने कितने वेट से स्ट्रेच किया वायर को? यूँ करके स्ट्रेच कर रहे हो या नीचे से स्ट्रेच कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा वेट, अगर देखो वेट की बात कर रहे हैं तो फिर यूँ करके स्ट्रेच किया होगा नीचे से, ठीक है। तो वेट इन्होंने दे दिया आपको, वेट नहीं दिया बल्कि मास दिया हुआ, मास इन्होंने दे दिया आपको, लिखा हुआ वेट है लेकिन यूनिट से आपको पता चल रहा है मास की बात हो रही है। आप जो लिखा हुआ है उस पर ना जाओ, जो यूनिट है उस पर जाओ, क्योंकि यूनिट गलत नहीं हो सकता। कभी आपने मास का यूनिट देखा है न्यूटन? नहीं ना, वेट का तो होता है ना न्यूटन, इसीलिए कह रहा हूँ मास पे जाओ क्योंकि केजी में लिखा हुआ है। हैज़ बीन इंक्रीज बाय, अच्छा अब जब आप यूँ करोगे, इसको खींचोगे, यूँ खींच लो या नीचे से पकड़ के खींच लो, तो उस सिचुएशन में लेंथ तो इसकी बढ़ेगी ना। तो लेंथ जो बढ़ी उसे हम डेल्टा एल कहते हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है 0.25 मिलीमीटर। तो अब क्या मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ? बिल्कुल नहीं, ये लो ऐसे कर दूँ, सबको ऐसा ही में रखो। ये आपका पहला काम है कि मैं सबको ऐसा ही यूनिट में करूँगा। फाइंड द स्ट्रेस, आपने अब बहुत सारी चीज़ें पता करनी है। आपने स्ट्रेस पता करनी है जिसे हम सिग्मा से बताते हैं, फिर इस तरह से हम जो है वो अपना फिर आपने स्ट्रेंथ भी पता करना है। ये सैम्पल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है, ईटा करके, एप्सिलॉन है ना मेरे गलत बोल के, ये एप्सिलॉन कहते हैं शायद, जिसे हम ईटा नहीं कहते हैं। यंग मॉड्यूलस पता करना है जिसे हम वाई कह रहे होते हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये हिस्सा रिमूव। ऑब्वियस है, जब हमें वो पता करना है तो ये रिमूव तो करना पड़ेगा। चलो सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। यार एक बात बताओ, स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है, पढ़ रहा है कुछ? स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? मुझे याद नहीं पड़ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सर, स्ट्रेस का फॉर्मूला अभी तो पढ़ाएगा आपने, फोर्स और ए। अब देखो मजे की बात, ना फोर्स दिया हुआ है ना ए दिया हुआ है। अब वो दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले। चलो अब लंबा नहीं करते हैं, आसानी करते हैं चीज़ों के लिए। फॉर ए आपको पता है भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वायर है तो यू, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे तो इस तरह ये सर्कल नजर आएगा, तो एरिया क्या निकल कर आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब ज़रूरी नहीं अलग अलग खोलो, आप डायरेक्ट ही पुट कर लो। पाई आपको पता है किसके बराबर होता है, ये आर d/2 स्क्वायर। सही है। अब आपको पाई पुट करना, जो कि आपको 3.142 दिया हुआ होता है, और साथ ही साथ जो है वो डी पुट करो। कितना दिया हुआ है, 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ स्क्वायर, और ये होल डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2, और ये ए। चलो कैलकुलेट कर दो। अच्छा पाई लगा लो और स्क्वायर लगा लो। देखो पाई आ गया आपके पास, और 2.25 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू आ रही है आपके पास 3.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर में मीटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो हमने उसे एसआई में रखा है इसीलिए, ऑब्वियस है। अच्छा ए हमारा आ चुका है, जो कि बिल्कुल ठीक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अभी भी हम इसमें से स्ट्रेस नहीं निकाल सकते क्योंकि फोर्स अभी भी अननोन है मेरे पास। फोर्स के लिए काम करते हैं। देखो वेट कहा था ना उन्होंने, यानी हम ये कह सकते हैं कि फोर्स हमारी वेट की वजह से होगी, जो कि mg होगा। तो कोई मुश्किल नहीं है। कितना दिया हुआ था मास, 8.8 9.8। तो W कह लो या F कह लो, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से किसी में। यूनिट से भी समझ सकते हो इस बात को। 8.8 मल्टीप्लाई 9.8, द आंसर इज 86.24 न्यूटन। ठीक है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है। अब स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। फॉर स्ट्रेस सिग्मा, तो F/A, F क्या दिया हुआ है 86.24 डिवाइडेड बाय 3.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये आ गया आपका सिग्मा। दिस इज आवर सिग्मा 86.24 डिवाइडेड बाय 3.9। अब देखो ज़रा सा ये फ़र्क आ रहा है, ये पॉइंट ये इधर सही से नहीं लगा है, अजीब सा मालूम होता है। द आंसर इज 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेक करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ठीक है। अब काम तो यहाँ ख़त्म हुआ ही नहीं है, यहाँ से तो अभी और आगे जाना है आपने। अभी इस बुक में बहुत सारे पेजेस बाकी हैं, आपको तो पता है। अब क्या पता करना है हमें स्ट्रेंथ पता करनी है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमें सिंपल पता है कि ΔL/L, सॉरी, तो ΔL गिवन था ना, हाँ वो रहा, देखो ये रहा 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। L हमें पता है ना, ये रहा 2.2, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। देखो मैं सब आपके सामने ही कैलकुलेट करता हूँ ताकि कैलकुलेशन में कहीं एरर हो तो वो भी बता दूँ आप लोगों को, वरना तो मेरे पास ये आंसर लिखा हुआ होता है अक्सर। लेकिन ये कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है कि मैं आंसर डायरेक्ट छाप दूँ आकर। इससे अच्छा तो फिर मैं स्लाइड्स चला दूँ ना नोट्स की, प्रोजेक्टर ऑन करूँ और यूँ बोलूँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, आप बोलो सर ये कैसे होता है। चलो ये समझ आइए, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 1 पॉइंट, देखो ये 4 लिखा हुआ है राउंड ऑफ करके ना, ऐसे 1.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब यूनिट क्यों नहीं आता, देखो इसका भी यूनिट मीटर होगा, इसका भी यूनिट मीटर होगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है इसलिए यूनिट नहीं आता। अच्छा अब ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना, फॉर यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, यू नो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस,
दिस इज़ द वैल्यू फॉर स्ट्रेस 2.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 7. यू नो द वैल्यू फॉर स्ट्रेन 1.14 मल्टीप्लाई 10 के पावर -4. तो ये आ गया आपका आंसर. कुछ 1.9 करके आना चाहिए. करो 2.2 एक्सपोनेंट साथ कर लिया करो मेरे साथ सॉल्व, ताकि बोर ना हो जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ. तो आई होप आप लोगों की भी कैलकुलेशन अब फास्ट हो गई होगी. 1.9 मल्टीप्लाई 10 के पास ये ऊपर जाके इसको 12 कर देगा मीटर, ओ सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चलो मेरे वैसे ये आ गया, मैं इसको चेक कर लेगा ठीक है गलत है. 11 आएगा, बल्कि शायद हमने एक वैल्यू गलत डाली है कहीं. हाँ एक पॉइंट गलत डाल दिया मैंने. ये लो अब सही हो गया. ये 11 है 12 नहीं है. उसकी वजह ये है कि मैंने ना कैलकुलेटर में जल्दी में ये पॉइंट नहीं डाला था, तो इसलिए उसने उसको 12 कर दिया था 11 को. अब सही हो गया. ठीक है, तो आप भी इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक से बचना. अब देखो कोई बच्चा ये कहे मुझे कि सर आना 11 था मैंने 12 कर दिया, तो गलत है. आपने पूरा एक ज़ीरो कम कर दिया. इसका मतलब ये है कि आपने 1000 को 100 कर दिया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. ये छोटा मोटा एरर नहीं है, ये बड़ा एरर है. ब्लेंडर है, ब्लेंडर. गलती है आपसे ये हो गई. तो ऐसा मत करना भाई पेपरों में. और अगर कर दो तो फिर मुझसे पूछना मत कि सर ये गलत किया या ठीक किया. ये गलत ही है भाई. वैसे उम्मीद है इंशाल्लाह आप नहीं करोगे. अभी से हम आप लोगों को भरोसा करते हैं भाई कि आपसे नहीं होगी ये गलती. फर्दर मूव करें, न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं. अभी 8 न्यूमेरिकल करने हमने, तो उम्मीद है जल्द से जल्द हो जाएंगे. टेंशन. अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है. समझो एक फार्मर है, ये जूस की बोतल है, ठीक है. हमें ऐसी वाली जूस की बोतल आती है बनानी, रूह अफ़ज़ा की बोतल है ये. अ फार्मर मेकिंग जूस फिल अ ग्लास बॉटल टू द ब्रिम एंड कैप इट्स टाइटली. सिंपल बोलूँ तो वो कह रहे हैं एक फार्मर है. आपको पता है हमारे यहाँ तो शायद ऐसा नहीं आपने देखा हो, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं वहाँ फार्मर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, जूस वगैरह बनाते हैं और लोग उससे बहुत पसंद करते हैं. तो एक फार्मर है, उसने जूस बनाया और उस जूस को बनाकर उसने गिलास की बोतल में ही उसने फिल करना है. प्लास्टिक में नहीं करते हैं वो हॉट आइटम को, ठीक है. तो ग्लास की बोतल में उसने जूस को फिल कर दिया. समझ लो यहाँ तक उसने जूस को फिल कर दिया पूरा. और फिल करने के बाद उसने एक अच्छा सा जो कैप है उसके ऊपर लगा दिया टाइट. अभी ये गर्म है जूस, तो गर्म है जूस तो क्या होगा, फैलेगा. देखो द जूस एक्सपेंड मोर देन द ग्लास, तो जूस फैला क्योंकि गर्म होने की वजह से फैलेगा. ठीक है, जूस फैला. व्हेन इट इज वार्म, जब वो गर्म था या जब उसे गर्म किया गया तो जूस फैला. इन सच अ वे डैट द वॉल्यूम इंक्रीज. अच्छा कितना जूस फैला, यानी भाई देखो आपने जूस को भर दिया बोतल में, लेकिन जूस जो है वो फैला गर्म होने की वजह से. ठीक है, गर्म होने की वजह से आपको पता है ना चीज़ें एक्सपेंड करने लगती हैं. तो वो जो जितना फैला उसको हम बोल देते हैं डेल्टा वी अपॉन वी नॉट, यानी कितनी उसके अंदर जो है वो डिफॉर्मेशन आई. फैलने से मुराद है डिफॉर्मेशन आना. सही है, तो वो दिया हुआ 0.2%. अब मैं परसेंट में नहीं रख सकता, याद रखना मैं परसेंट में नहीं रख सकता, मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ जाएगा. तो जब मैं इसे 100 से डिवाइड करूँगा और ऊपर लाऊंगा तो सिंपल ये बनेगा. एक मिनट रुको ज़रा मैं इसको कर लेता हूँ. 0.2 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.02. अब इसको अगर मैं वैसे लिख दूँ तो डेल्टा वी अपॉन वी नॉट 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3. ठीक है, अब यूनिट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है. ठीक है, चलो समझ आ गया होगा आई होप आप लोगों को. ज़्यादा इसमें डेटा नहीं है, जस्ट इसमें समझने वाला है बात है. अच्छा, रिलेट्स टू द स्पेस अवेलेबल. अच्छा स्पेस जो अवेलेबल था उससे रिलेट कर दिया गया है, यानी जो चेंज है उसको वो निकाल के आपको दे दिया गया है, यानी डिफॉर्मेशन. कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट बाय द जूस, यानी जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना जूस वो आपने निकालनी है, यानी गर्म होने की वजह से जो फोर्स लग रही है वो निकालनी है. अच्छा अब फोर्स कहाँ है, पर यूनिट एरिया पर कहाँ है. तो क्या ये फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स होती है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया अभी तो पढ़ा हमने, वो देखो उधर लिखा हुआ भी होगा, ये लिखा हुआ कहाँ गया, ये लिखा हुआ. फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बनता है, देखो मैंने ठीक लिखा था फोर्स, मगर उन्होंने एरिया भी कह दिया.
और सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है उसे, ये याद रखना। मैं फिर कह रहा हूँ यूनिट याद रखना, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देना है आपने। तो क्या बन गया, ये स्ट्रेस बन गई आपके पास ये। इफ इट्स बल्क मॉडुलस भी आपको गिवन कर दिया, यानी बी, ओके 1.8 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आंसर जो आएगा ना आपका, वो आपका आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब उसे कन्वर्ट करना होगा, वो मैं बता दूंगा। अज्यूमिंग दैट द बॉटल डज नॉट ब्रेक, और ये भी अज्यूम करो कि बॉटल नहीं टूटेगी, ठीक है, उसके एक्सपेंड करने से। क्योंकि देखो आपको बाहर नज़र आ रहा होगा यार ये तो बहुत छोटा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। कांच जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है ज़रा सी फोर्स पर, तो इसीलिए ये कांच के लिए तो बड़ा ही नंबर है ये। अच्छा, अब बल्क मॉडुलस कह दिया तो यार ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो बल्क मॉडुलस हो गया B = डेल्टा P चेंज इन प्रेशर अपॉन, माइनस का साइन भी आ जाता है, डेल्टा V अपॉन V0, ठीक है। अच्छा, ये गलत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, इसको डेल्टा P लिखने की क्या वजह, इसको ज़रा मुझे वजह बताओ। स्ट्रेस है, सही है, कोई मसला नहीं है, स्ट्रेस है, सही है, प्रेशर है, निकालना है आपने, चेंज इन प्रेशर ही निकालना है। अब उसे डेल्टा P क्यों लिखा है उन्होंने, मैंने डेल्टा P क्यों लिखा, वजह बताओ। देखो स्ट्रेस भी कहोगे तो गलत गलत नहीं है, लेकिन वहाँ स्ट्रेस नहीं लिखा जाता, यहाँ डेल्टा P लिखा जाता है। तो दोनों में कोई फ़र्क है, स्ट्रेस में और डेल्टा P में कोई फ़र्क है, फार्मूले में सेम फार्मूला होता है, लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो इधर ले जाओ, B मल्टीप्लाई डेल्टा V अपॉन V0 = डेल्टा P, तो ये डेल्टा P आ जाएगा। B क्या दिया हुआ है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁹ और V0 क्या दिया हुआ है, मतलब डेल्टा V अपॉन V0 क्या दिया हुआ है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ डेल्टा P आ जाएगा आपके पास। कर लो दोनों को कैलकुलेट। 1.8 है बल्कि 1.8 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई 2.0 एक्सपोनेंट -3, तो 36 0 0 एक और 0 5 है, 1 2 3 4 5, सही। अब ये आंसर किस में आया होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, है ना। क्योंकि देखो मैंने सारा ऐसा ही रखा हुआ है, कहीं भी सेंटीमीटर नहीं करा। तो सेंटीमीटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में ले जाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 10,000 से, बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा 100 के स्क्वायर से। 100 का स्क्वायर में गलत 10,000 ही बनाता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ 10,000 बनाता है, ठीक है। तो 10,000 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर में चला जाएगा। 36,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 360 आ रहा है। वेरीफाई कर लेता हूँ मैं इसको, कहीं गलत तो नहीं हो रहा। ये क्यों डिवाइड करा है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए था आंसर। हाँ सही है, समझ आ गया ना। चाहे ये लिख लो या फिर ये लिख लो, एक ही बात है। समझाने के लिए इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब बल्क मॉडुलस बोला था ना, इसलिए मैंने उसको सिग्मा करा। मतलब बल्क मॉडुलस नहीं बोलता तो फिर मैं उसे वही रहने देता। बल्क मॉडुलस बोला था तो मैंने P किया, वरना सिग्मा ही रहने देता। ये चलो ये आसान है, जल्दी हो जाएगा। द इलास्टिक लिमिट ऑफ कॉपर इज, कॉपर की इलास्टिक लिमिट दी हुई है। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या भाई, देखो इलास्टिक लिमिट क्या होती है आपके पास, किसी चीज़ की लिमिट कैसे पता चलती है, उस पर फोर्स लगाकर एरिया पर, है ना। तो यानी बेसिकली ये आपको सिग्मा इन्होंने दिया हुआ है, M भी लिख लो। 1.5 यूनिट से भी समझ में आ रहा है। अब मज़े की बात पता है क्या है, यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों के एक जैसे यूनिट आ रहा है। जैसे यंग मॉडुलस का यूनिट भी यही आएगा और स्ट्रेस का यूनिट भी यही आएगा। तो उधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यंग मॉडुलस है या फिर ये आपके पास जो है वो स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस दिया हुआ है, लिमिट की बात कर रहे हैं ना, तो ये स्ट्रेस है। इट इज़ टू बी स्ट्रेच बाय, अच्छा जो भी आपके पास इलास्टिक था या जो भी कॉपर था उसे स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है। किस मास से खींचा गया, 10 kg। डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, ये चीज़ों को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर पता करो। अब डायमीटर दे रहे थे, दूसरी चीज़ें मांग रहे थे, अब आपसे डायमीटर ही मांग लिया है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला आपके पास
वो तो जब लगेगा तो लगेगा, पहले अभी और चीज़ें कैलकुलेट करो। अच्छा, फॉर्मूला आपके पास लगेगा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का ही लगेगा, क्योंकि डायमीटर यहीं से आ सकता और तो कहीं से नहीं आ सकता मेरे पास। आप बोलोगे सर गलत फार्मूला है। जी बेटा आप सही पहुँचे, ये गलत ही है फार्मूला। ये फार्मूला गलत नहीं है, ये फार्मूला ठीक है। एरिया अभी आपको निकालना पड़ेगा अलग से, वो मैं बता दूंगा कैसे। तो ये पाई हो गया, ये d का स्क्वायर, ये 4 हो गया। तो 4a इज इक्वल टू पाई और d का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों है वजह बताए ना। अब a कैसे निकालूं यार, ज़रा बताओ ज़रा मुझे a कैसे निकालूं। ज़रा तसव्वुर करो, सोचो खुद। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस का, या स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ई, यही होता है ना। ए चाहिए ना, तो ए को इधर ले जाओ, एफ कर लो। अब एफ नहीं है, मास क्यों दिया? मास क्यों दिया इन्होंने आपको? इसीलिए दिया है ताकि आप एफ को जो है वो डब्ल्यू एक्सेप्ट कर कर एम जी लगा सको। ठीक है, तो एम जी सिग्मा एम। अब हो जाएगा, मास कितना है 10, इसको भी 10 रख लो चाहो तो। और ये कितना आया था 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, साफ सुथरा 8 बनाते हैं। ई, चलो कैलकुलेशन डालो। 10 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइडेड बाय 1.5 एक्सपोनेंट 8, आंसर 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, वैसे तो 3 भी आ रहा है लेकिन मैं 5 के बाद 3 भी आ रहा है। चलो 1 लगा लो यार, क्या पता कोई मीटर का स्क्वायर का मसला ना आ जाएगा जाके। ठीक है, ये आ गया, ये आ चुका है। तो अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो, आंसर निकाल लो बस। यहाँ पुट कर देता, यहाँ पुट कर दूंगा ना, अच्छा हो जाएगा। यहाँ बल्कि निकल लो फॉर डी, तो स्क्वायर रूट अभी लगा लो डी का स्क्वायर, क्योंकि आपको डी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो 4 आ गया और ए कितना आ गया 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। थोड़ी सी ना मेरी राइटिंग झूले खाती है। आपको पता है जिनकी भी राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी होती है वो जीनियस होते हैं, तो मैं खुद ठीक नहीं करता इसे, मैं जीनियस हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। 3.142, ये मैंने तारे ज़मीन पे फिल्म में देखा था, वो बता रहे थे, इससे ये कैंसिल हो गया। अब कर लो 4 मल्टीप्लाई, जब आप अपनी खामी को अपनी खूबी बना लेते हो ना, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। आपको अब इसको समझना पड़ेगा कैसे। अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है, वरना मैं आपको बताता ये कैसे होता है। 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर। कंपेयर करो, ठीक है। ठीक आया, लेकिन बुक में ना मिलीमीटर में आंसर दिया गया, तो कोई मसला नहीं है, एक पॉइंट को आगे शिफ्ट करा दो तो 0.9 मिलीमीटर, ये ऐसे भी आ सकता है। 4 आ रहा है ना, देखो इधर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो इसको पॉइंट को शिफ्ट कराओगे ये -3 हो जाएगा, -3 मिली होता है। न्यूमेरिकल नंबर डालना रह गया और आपने बताया भी नहीं, देखो आप लोगों ने। अब आप लोग क्लास में बैठ के मुझसे पढ़ रहे होते ना, वैसे मैं डांटता नहीं हूँ, पता है आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझ में नेचर वाइज हैं जो आप क्लास में बैठ के मुझसे पढ़ो ना, तो आप बोलोगे सर ये तो चीज़ें बहुत अलग हैं। फॉर एग्जांपल, अलग से मुराद ये है कि अभी जितना मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना, इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ। एक एक जो पॉइंट मैं मुँह से बोलता हूँ ना, वो यहाँ लिख के दिखाता हूँ। क्यों? अब आप बोलोगे सर ये तो हाँ मेरे साथ भी आप करें, नहीं आपको नहीं कर सकता, क्योंकि देखो आप मुझे देख रहे हो। अगर मैं सिर्फ लिखना शुरू कर दूँगा ना, सिर्फ लिखना शुरू कर दूँगा ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी में, एक तो ये है कि मिस्टेक हो सकती है, और दूसरा ये है कि आपको समझ में आने में मुश्किल होगी बात, क्योंकि फिर आपका इधर ध्यान जाएगा, मेरे पे ध्यान आएगा। तो वो जो क्लास में बच्चा बैठा होता है ना, उसका ध्यान मेरी तरफ ही रहता है। क्यों? क्योंकि मैं उससे सवाल भी करता रहता हूँ। अब आपसे मैं सवाल नहीं कर सकता, मैं आपसे पूछूँ भाई कि यह MG क्यों लिखा, अब शायद आपको नहीं आ रहा हो, लेकिन क्लास में अगर आप होते तो आपको नहीं आ रहा होता तो मैं बता देता। तो और वैसे मैं एक और बात बता दूँ, मैंने बहुत कम फिज़िकल कोचिंग्स में पढ़ाया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने पढ़ाया है, और बहुत अच्छा पढ़ाया है, ऐसी बात नहीं है। आप सोचो सर को पढ़ाने नहीं आता, नहीं, मैंने पढ़ाया भी है। बस ये है कि टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं पूरा टाइम निकालता हूँ। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट लेंथ? देखो यार सिंपल अल्फाजों में कह दूँ, वो लेंथ मांग रहे हैं आपसे,
ग्रेटेस्ट लेंथ का मतलब ओरिजिनल लेंथ ही कह लो, ठीक है। स्टील वायर विच इज फिक्स एट अ वन एंड, देखो एक स्टील वायर है जो एक एंड से फिक्स है, एंड इट कैन बी हैंग फ्रीली विदाउट ब्रेकिंग। अच्छा, और ये जो है ना दूसरे एंड से फिक्स नहीं है और हैंग हुआ हुआ है फ्रीली। फ्रीली हैंग यानी ऐसे ही लटका हुआ है, जैसे आप देखते हो ना एक तार टूट जाते हैं कभी कभार, तो एक तरफ तो वो लटके हुए होते हैं, दूसरी तरफ से टूट के ज़मीन पे पड़े होते हैं, या अगर छोटा तार हो तो लटक के ज़मीन पे यूँ 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 घूम रहा होता है, ये वो सिनेरियो है। विदाउट ब्रेकिंग, तार टूट नहीं रहा और टूटता भी नहीं है, मजबूत तार होते हैं भाई, हल्के हल्के तार थोड़ी ना लगाते हैं। द ब्रेकिंग स्ट्रेस, अच्छा अगर आपको स्टील को तोड़ना है तो उसके लिए कितनी स्ट्रेस देनी पड़ेगी, देखो इसको बी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तोड़ने की जिक्र किया गया है। ब्रेक 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एंड द डेंसिटी ऑफ स्टील इज, सिंपल है भाई, डेंसिटी दी हुई है 7800 kg पर मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यों डेंसिटी है ना, मास पर वॉल्यूम होता है ना। सोल्यूशन, चलो अब आप खुद ही कर लो इसे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सर हमें समझ नहीं आ रहा, चलो बता देता हूँ। देखो भाइयों, सबसे पहले तो देखो कोई एक फॉर्मूला लिख लो, उससे आप आगे बढ़ चलोगे। ये फॉर्मूला लिख लो, बी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी तो उसकी वो मतलब टाइप बता रहा है, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना जो था। अब कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ, कोई ऐसी चीज़ बताओ कि ये लो, अब समझ में आ जाएगी बात। आई समझ, क्लिक किया पॉइंट, डेंसिटी भी दी हुई है, वेट भी है, कुछ तो होगा दया, कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर। चलो एक और चीज़ बता देता हूँ, खुश हो जाओ। W/A, अब समझ में आया? नहीं आया अब भी समझ में? चलो एक और बात बताता हूँ, अब तो समझ में आ जाएगा। mg/a, अब भी नहीं आया समझ में तो मुश्किल हो जाएगी बात। चलो हेयर, अब तो बच्चों आ जाना चाहिए समझ में। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, अब तो आ गया होगा समझ में कि क्या होगा, है ना। चलो माशाल्लाह, अब आप लोगों को आ रहा है ना, इधर इसको इधर ले आओ। डेंसिटी वी, यार ये तो फिर वॉल्यूम कहाँ चला गया। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको। अगर मैंने इसको ऐसे किया तो मेरे को फिर वॉल्यूम चाहिए होगा। हाँ कोई मसला नहीं है, कर लो। डेंसिटी वी, देखो m की जगह क्या आ जाएगा, m किसके बराबर है, डेंसिटी और v के, और a और g तो वैसे ही रहेगा। सब कुछ ठीक है, कोई बात आपको मेरी बुरी नहीं लगी होगी, मगर यार ना a है ना v है, कहा क्या था, वायर कहा था ना, हाँ या ना तो बोलें, वायर कहा था। अब आप लोग हाँ बोल रहे होगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपने हाँ बोल दिया है। वायर कहा था या नहीं कहा था, कहा था। ज़रा मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या वायर के अंदर जो वॉल्यूम होगा उसमें एरिया नहीं होगा, VL नहीं होगा। वॉल्यूम क्या होता है, यही होता है ना, एरिया या लेंथ, ठीक है। तो ये क्या है, जी, नीचे भी A मौजूद है, A से A कैंसिल। देखो जो एरिया आपने डेंसिटी निकालते हुए रखा होगा वायर में, वही एरिया तो यहाँ रखा है ना, तो एरिया तो सेम कंपेयर हो गया ना। तो डेंसिटी LG, तो डेंसिटी और G इधर आ गया, L इधर रह गया। बस ये छोटा सा डेरिवेशन टाइप कह लो इसको, मुश्किल ये नहीं था। आज से पहले इतने आपने पुट नहीं किया होगा मेरे ख्याल से किसी चीज़ में। पहले आपने फोर्स को कन्वर्ट किया, फिर वेट को, फिर मास को, फिर वॉल्यूम को, फिर डेंसिटी को, फिर जाके फाइनल में पहुँचे आप यहाँ पे। देखो 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, डेंसिटी क्या है 7800 और ग्रेविटी 9.8, तो ये L आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो, 7.8 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 7800 मल्टीप्लाई 8.9, 9.8 सॉरी, 10.20 मीटर। चलो गलत आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है भाई, एक मिनट। ये बोल रहे 1.
1.02, एक मिनट, शायद हमने कोई वैल्यू कम रख दी है, जब भी गलत आ रहा है हमारा। अच्छा हाँ सही है, सॉरी, ये मैंने 8 के बजाय कैलकुलेट करते हुए 5 डाल दिया, तो यार ये एरर तो बड़ा गलत आ रहा है। 10204, ठीक है। आप इसको मुझे पावर 4 बनानी है, आपकी बुक में क्या दिया हुआ इन्होंने, पावर 4 किया हुआ है। तो देखो 1 2 3 4, L इज इक्वल टू 1.02 मल्टीप्लाई, देखो बड़े नंबर को छोटा नंबर बना रहे हो तो पावर क्या आ जाएगी, 4 मीटर। अब चाहो तो इसको आप वो भी बना सकते हो, किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 10.2 10 की पावर 3 किलोमीटर। अब आओ इसके बाद वाला करते हैं। अच्छा इधर से रिमूव कर देता हूँ। न्यूमेरिकल जो है मैं आपको सारे सॉल्व करा रहा होता हूँ, सारा एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, सोल्यूशन के बाद भी इसे समझाना होता है, तो इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है। चलो अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं। अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ रेडियस, माइल्ड मतलब हल्का लचीला वाला। अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 0.55 मिलीमीटर, ऑब्वियस है 0.55, आपको ज़रूरत नहीं है 1000 से डिवाइड कराने की, यही चीज़ बनेगी। अब आप उस लेवल पे नहीं हो कि आप 1000 से डिवाइड करा के दिखाओ, आप, हमें पता है कि आपको आ रहा है। लेंथ आपको जो दी हुई है इस स्ट्रेच, अच्छा लेंथ आपको जो दे दी वो दे दी 3.5 मीटर, इसको स्ट्रेच किया गया फोर्स से विथ 35 न्यूटन, बल्कि 52 न्यूटन है, बाय 52 न्यूटन। कैलकुलेट क्या करना है, वही 3-4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, एलोगेशन प्रोड्यूस, एलोगेशन मतलब जो खिंचाव आया है, डेल्टा एल की बात कर रहे हैं। एलोगेशन प्रोड्यूस इन द वायर इफ यंग मॉडुलस, एलोगेशन का मतलब जो खिंचाव आया है, जो चेंज आया है, जो डिफॉर्मेशन आई है। 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन, चलो आओ कैलकुलेट करते हैं। मेरे ख्याल से ये तो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि एरिया चाहिए होगा। लगाओ फॉर्मूला, F/A, सही है, ऑब्वियस है A आएगा। अच्छा अब ज़रा मुझे यहाँ बताओ एक बात कि A क्या है, हेयर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वहाँ भी देखो कहीं ना कहीं ज़रूर नहीं लिखा हुआ, बल्कि A वही है, वायर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस का और डायमीटर का तो कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट पुट कर दो, तो F पाई आर स्क्वायर। इसको रिमूव कर देता हूँ। कभी इंक जो है वो सही काम करती है, कभी इंक ख़राब काम करती है। मुझे लग रहा है इंक का काम करना ना वेदर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अभी वेदर कुछ ऐसा चल रहा है, कभी वेदर ठंडा होता है कभी गर्म होता है, तो अगर ये इस पे काम कर रही है ठंडे गर्म पे तो फिर ऐसा होगा। अच्छा अब आ जाओ उधर, इधर पुट करते हैं। हाँ ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो F क्या है आपके पास, 52 डिवाइडेड बाय पाई, तो ऐसे ही रख लिया करो कैलकुलेटर में, 3.142 रखने से अच्छा डायरेक्ट पाई ऐसे ही रख लो कैलकुलेटर से। 0.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का स्क्वायर। तो ये लो, एक चीज़ तो कैलकुलेट हो गई आपकी, कर लेते हैं कैलकुलेट। 52 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 0.55 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर। द आंसर इज 3.009 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल कंपेयर इट विथ ग्लॉसरी। थोड़ा गलत आ रहा है, एक मिनट, हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा है। आंसर हमारा ठीक नहीं आया, शायद हम देखते हैं गलती कहाँ हो रही है। एक मिनट, मैं इसको रिकैलकुलेट कर लेता हूँ, कुछ गलती हो रही है शायद हमारे से।
अच्छा एक मिनट, हमने कहीं तो शायद थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है जिस वजह से ये गलती आ रही है। अच्छा रेडियस मुझे दिया हुआ है इतना, और इसका मैंने लिया स्क्वायर, इसको मैंने किया, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है हमारे आंसर में, इस थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा ही फ़र्क है। हाँ सही है, शायद मैंने ना पॉइंट वगैरह नहीं लगाए सही तरीके से, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी फिर से कैलकुलेट करता हूँ मैं। तो ये मेरा पाई आ गया, ये मेरा आ गया 0.55 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर। हाँ अब ठीक आ गया, हाँ अब ठीक हो गया। असल में पता है देखो, मैंने सब कुछ सही लिखा था, सब कुछ सही किया, बस यहाँ पर मसला आ रहा है। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ना वो अलग तरीके से काम करता है, इसका काम करने का थोड़ा अलग तरीका है। उसमें अगर मल्टीप्लाई नहीं भी लगाओ ना तो वो समझ जाता है मल्टीप्लाई करना है, यहाँ नहीं लगाओ तो वो मसला कट जाता है। थोड़ा सा फर्क आ रहा है। 5.4 मल्टीप्लाई 10 की, पर आपने किया होगा तो आपका यही आया होगा, मेरा बस थोड़ा गलत आया, लेकिन चलो मैंने भी सही कर लिया। ये 4 के बाद ना एक 7 भी वो भी लगाया था। मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कायल हूँ कि भाई बुक से जो है ना मैच करना चाहिए आंसर की। अगर उसमें गलती है तो वो आप फाइंड कर लो, लेकिन बुक से मैच कराओ। अच्छा अब देखो, बल्कि मुझे ये पता करना है फॉर ईटा, सॉरी एप्सिलॉन, यहाँ लिखो, तो ये सिंपल इससे निकल आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। काफ़ी टाइम से मैं खड़ा हुआ हूँ, पाँव में दर्द हो गया खड़े खड़े। ठीक है, यहाँ पर आप उसको ले आओ, वाई क्या दिया हुआ, वो दिया हुआ 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। अच्छा गलतियाँ होती है तो समझ में आ जाती है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही है, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन मैं गलती करूँगा ना तो फिर आप नहीं सीख पाओगे इसलिए मैं गलती ना ही करूँ तो बेहतर है। चलो ये हो गया कैलकुलेट। 2.6 पॉइंट है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, यूनिट नहीं होता इसका कोई भी, उसकी आपको वजह पता है, तो बिल्कुल सही है। 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अच्छा अब आपको बस वो पता करना है, क्या कहते हैं, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। देखो यही वाला फार्मूला लगेगा जो लिखा हुआ था, सेम फार्मूला लगेगा। अब आप बोलोगे सर वो वाला क्यों नहीं लगा रहे, क्या कहते हैं मतलब एफ एल, देखो उसके लिए एल भी है मेरे पास, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही लगा लो ना यार, ये छोटा सा फार्मूला है, डेल्टा एल अपॉन एल, तो इससे आ जाएगा सीधा सीधा कैलकुलेट हो गया। तो 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और एल कितना दिया हुआ है 3.5 डेल्टा एल इस, ठीक है 2.6 है ना, 2.6 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई 3.5, इसको इन्होंने ना ऐसे लिखा होगा 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर। काफ़ी छोटी वैल्यू आ रही है, और इसने इनको मिली भी कर दिया होगा, तो ये किधर ले गए, तो उसमें से एक कम हो जाएगा 0.91 मिलीमीटर। चलो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा ही है क्वेश्चन नंबर 7, इतना बड़ा नहीं है। मुझे अभी भी पता है एक चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि वो यार वो मैंने जो आपको ऊपर एक डेरिवेशन नहीं कराई ना, वो करा देनी चाहिए थी पता नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या बोलो, सर पता नहीं क्यों नहीं कराई, बस इसलिए नहीं कराई, मैंने कहा सोल्यूशन तो उसका लिखा हुआ है, सोल्यूशन तो मेरे पास न्यूमेरिकल्स का भी है, तो न्यूमेरिकल तो मैं समझाता हूँ, वो भी एक न्यूमेरिकल टाइप चीज़ थी, टाइम सेव करने के लिए करा ऐसा। अच्छा चलो अगली बार इंशाल्लाह इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ लीड ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम। देखो एक लीड का ब्लॉक है, लीड ब्लॉक मतलब लीड देखा ना जिससे वो पेंसिल की हमने वो बनाई थी निप, वो ये लीड होता है, उसका एक ब्लॉक है, समझ लो एक बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है काले कलर का, ठीक है। अच्छा उसका वॉल्यूम देखो कितना दिया हुआ है, ओरिजिनल वॉल्यूम है 1.3, यूनिट से भी पहचान लिया करो, तो कोई इतना ज़्यादा चेंज तो नहीं होगा ना किसी चीज़ में। 1.3 मीटर स्क्वायर, जो चेंज आ भी रहा था देखो मिलीमीटर्स में चाहता है वो।
सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर। अच्छा, ये प्रेशर से सब्जेक्ट हुआ हुआ है और प्रेशर कितना दिया हुआ है, P इज इक्वल टू, अभी तक आपने ATM में तो कहीं कुछ नहीं पढ़ा, तो इसको ATM से कन्वर्ट कर लो पास्कल में। तो क्या करना होगा, एक पास्कल कितने के बराबर, एक ATM कितने के बराबर होता है, 1.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 के। ये 3 भी आता है यहाँ पे कभी कभार, यहाँ 3 लिख लेता है, 3 भी आ जाता है। तो अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 12.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 पास्कल। पास्कल यानी जस्ट नथिंग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना ये पास्कल ही होता है, PA। कंप्रेसिबिलिटी मांगा क्या इन्होंने, कैलकुलेट द कंप्रेसिबिलिटी, C लिख रहा हूँ इसके लिए मैं भी, इसका सैम्पल देखते हैं आगे। बल्क मॉडुलस आपको इन्होंने दे दिया जो B से डिफाइन होता है 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। देखो सेम यूनिट आ रहा है। बल्क मॉडुलस होगा तो यार वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बल्क मॉडुलस वाला, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V नॉट। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी को C ही सही लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं पता इसमें, डेल्टा V नहीं पता इसमें। देखो V नॉट पता है, डेल्टा P भी पता है, V नॉट डेल्टा V नहीं पता, तो चलो डेल्टा V कैलकुलेट कर लो, रेसिप्रोकल कर लो। यार इन्होंने शायद मेरे से वो भी मांगा था, चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम भी मांगा था, वो मैंने लिखा नहीं, चेंज इन वॉल्यूम भी चाहिए था, क्योंकि अगर सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी निकालना है तो इसको जो है वो कर देते हैं हम सॉल्व, डायरेक्ट निकल आएगी इससे। तो चलो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, B इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, डेल्टा P V नॉट अपॉन डेल्टा V, ठीक है। आज शायद मैं न्यूमेरिकल की क्लासेस ना लूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ND यूनिवर्सिटी के एडमिशन के क्राइटेरिया का बताऊंगा, तो वो भी ज़रूरी है आप लोगों को डिटेल देना। तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P V नॉट और बल्क, ज़रा कर लो पुट। डेल्टा V क्या दिया हुआ है, ये डेल्टा V ही है बेसिकली ना, सॉरी डेल्टा P ही है ये, 1.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, V नॉट क्या दिया हुआ है 1.3, और बल्क क्या दिया हुआ है 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो डेल्टा V आ जाएगा। आप लोग ज़रा अपने दिमाग में सोचो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का रिलेशन क्या था, पीछे हमने पढ़ा है ये भी थोड़ी देर पहले। (2.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर का क्यूब। चेंज है ना वॉल्यूम में तो क्यूब तो आएगा, सही है। शायद इसके बाद ना 5 भी लिखा हुआ बुक में। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क का रिलेशन बताओ, कंप्रेसिबिलिटी भी मांगी है ना, बल्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू बल्क 1 अपॉन बल्क, तो 1 अपॉन बल्क कितना दिया हुआ 80 मल्टीप्लाई 9, तो कंप्रेसिबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 80 एक्सपोनेंट 9, 1 डिवाइडेड बाय 80 एक्सपोनेंट 9, तो 12.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, यूनिट वही आएगा इसका मीटर का स्क्वायर अपॉन न्यूटन, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, वैसे तो बुक में पता है क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट को शिफ्ट कराया गया है बुक में, तो यहाँ पर अगर मैं आंसर लिख दूँ तो 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मीटर का स्क्वायर पर न्यूटन। हाँ, आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड। चलो आखिरी कर लेते हैं, बस यही है, आप लोग कोशिश करते रहो कि चीज़ें ना गलत ना हो आपसे भी। जब आप मेहनत करोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैंने मेहनत करके चीज़ों को सॉल्व किया और पढ़ा। नाउ वी
ऑन 8। ये तो आसान है, डायरेक्ट डेटा लिख के कर लेते हैं। इंच में काम हुआ हुआ है यहाँ पे, तो जो फोर्स आएगी वो आपकी LBS में आएगी। उसकी मैं वजह बता देता हूँ क्योंकि यूनिट यहाँ ऐसा ही नहीं दी है मैं। द थिकनेस ऑफ मेटल, मेटल की थिकनेस जो दी हुई है ना, आपको T बोलेंगे उसे हम, और वो कितनी दी हुई है 0.35 मीटर, नहीं मीटर नहीं, इंच दी हुई है। आई इंच के लिए IN लिखते हैं, पूरा लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है। इट्स ड्रिल टू, आपके पास ना समझो एक मेटल प्लेट थी, इस तरह की ले लो मेटल प्लेट, उसमें आपने ना एक होल करा। अब होल, मेटल प्लेट कितने इंच की थी, थिकनेस क्या थी उसकी, इंच, 0.35 इंच थिकनेस बोल रहा हूँ। इसमें ड्रिल किया जाता है, इट्स ड्रिल टू हैव अ होल, इसमें ड्रिल किया जाता है और होल बनाया जाता है। वो होल का रेडियस निकल कर आता है, R होता है, जो कि 0.08 इंच, ठीक है, ऑन द प्लेट, प्लेट पर। इफ़ द शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है आपको, शेयर स्ट्रेस का सैंपल क्या था यार, शेयर स्ट्रेस का आई थिंक मेरे ख्याल से कोई सैंपल नहीं होता, SS लिख रहा हूँ, शेयर स्ट्रेस, स्क्रीनशॉट नहीं, शेयर स्ट्रेस। तो 4 × 10⁴। अब देखो LBS क्या है, LBS आपके पास बेसिकली यूनिट है फोर्स का, और इंच का स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट नहीं दिए मैं, टेंशन नहीं लेना। डिटरमाइन द फोर्स नीड टू बी मेक, वो फोर्स बताओ जिस जो लगी होगी होल करने के लिए। आपको ज़रूरत नहीं है LB को न्यूटन में ले जाने की, इंच को मीटर में लाने की, इनके रिलेशंस होते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। SI में नहीं लाना है इसको, उनको नहीं चाहिए SI में, क्या आप SI में रखो। अच्छा, सबसे पहले शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला देख लो, मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा। शेयर स्ट्रेस F/A ही होगा बेसिक, है ना। अब आपने क्या किया है, होल किया है, एरिया भी होगा यहाँ पर, क्योंकि एरिया गिवन नहीं है ना, तो एरिया क्या आएगा 2πr का स्क्वायर होता है ना, लेकिन यहाँ T भी आएगा। ये एरिया आप लिखोगे होल के लिए। अब सब कुछ आपको पता है, तो F इज इक्वल, सॉरी हाँ सही है, बोलिए, F इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय 2πRT, वैल्यूज पुट कर लो। शेयर स्ट्रेस 4 × 10⁴, 2 तो ऑब्वियस है, पाई भी ऑब्वियस है, R कितना है 0.08, T कितना है 0.35, F कितना है, इसको ठीक कर लो, चलो कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा आंसर। 4 exponent 4 × 2 × पाई मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई 0.35, 7037 आ रहा है, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। हाँ सही आ रहा है। अब इसको इन्होंने उसमें लिखा हुआ है, ये LBS आ रहा है, LBS, चाहो तो ऐसे ही रख लो, या चाहो तो 1 2 3, F इज इक्वल टू 7 × 10⁻³ LBS। यहाँ के हमारा काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ आके हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ न्यूमेरिकल करने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। देखो न्यूमेरिकल ये थे तो छोटे छोटे, लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट थे, एक के बाद एक स्टेप्स लेने थे, तो मैंने सारे स्टेप्स एक्सप्लेन किए, सारी चीज़ें आपको बुक के मुताबिक कराई, तो मुझे उम्मीद आपको बात समझ आई होगी। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।